चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग हमारा अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा, सवाल में हमें दिया गया है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट ए पर्टिकुलर रेट। एक ओपन टैप से वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एक फिक्स्ड रेट से निकल रही है। द स्पेसिंग बिटवीन ए ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4 सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर। 4 सेकेंड पे जो ड्रॉपलेट है और इसके बाद जो ड्रॉपलेट निकली है, उन दोनों के बीच में गैप हमारा 34.3 मीटर का दिया गया है। एट वॉट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप। तो किस रेट से हमारी ड्रॉपलेट जो है इस टैप से या फिर नल से बाहर निकल रही है, ये हमें बताना है। और कहा गया है यहाँ पे कि जी की वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से, लेट अस से कि हमारी जो पहली ड्रॉपलेट है, राइट, जिसको 4 सेकेंड की यहाँ पर बात हो रही है, राइट, ये हमारी पहली ड्रॉपलेट कंसीडर कर लो। और इसके बाद जो ड्रॉपलेट निकली है, राइट, इससे जस्ट ऊपर वाली, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये हमें दिया गया है कि इट इज़ ऑफ 34.3 मीटर, राइट, 34.3 मीटर। तो 4 सेकेंड वाली जो ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसको हमने हमारी पहली ड्रॉपलेट कंसिडर कर ली है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये ओवरऑल कितनी बूंदी जो है वो नल से निकली है 4 सेकेंड में, पर हमें ये बताना है कि किस रेट से बूंदे जो है वो नल से निकल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हमारी पहली और दूसरी बूंद के बीच में टाइम गैप देख लें तो वही हमारा टाइम गैप रहेगा एक बूंद को दूसरी बूंद पे बीच में निकलने का टाइम। तो यहाँ पर लेट अस से कि ये पहली बूंद, दूसरी बूंद, ये हमारी तीसरी बूंद हमने फॉर एन एग्जांपल कंसिडर कर लिया। इस ऐसे वैसे कोई भी हमारी बूंद हो सकती थी, राइट। तो यहाँ पर जो चौथी वाली, जो पहली वाली बूंद है, ठीक है ना, वो यहाँ से लेके ये यहाँ तक पहुँच गई, राइट। ये इसके पहली वाली जो बूंद है हमारे पास में, या फिर जो सेकंड वाली बूंद है, लेट अस से कि वो जब नल से छूटी है तो इसने कुछ ये एज डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 सेकेंड में, ठीक है ना, जो ये बूंद है और इसके पहली वाली जो बूंद है, राइट, इनके बीच का जो बूंद गैप है वो हमारा 30.3 मीटर का है, राइट। तो दूसरी वाली बूंद ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमारा एस डिस्टेंस कवर किया है, एंड दिस इज योर एस फोर्थ माइनस 34.3 मीटर, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ये पहली वाली बूंद है जिसने 4 सेकेंड टाइम लिया है, इसने ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर किया है, और इसको हम लोग हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बता सकते हैं। दैट इज इट इज एस इज इक्वल टू यू T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। जब ये नल से छूटी थी तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड हमारी 0 थी, तो इसकी इनिशियल स्पीड हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी जी नीचे की तरफ है, और वही हमने हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पर कंसिडर करी हुई है। तो इट विल बी हाफ जी हमारा 10 है इनटू टाइम कितना लिया है इसने, 4 सेकंड का टाइम लिया है यहाँ पर ग्राउंड में पहुँचने के लिए, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। माई बैड, यहाँ पर ये जो जी की वैल्यू है वो हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर प्लीज़ ये 9.8 पुट करिएगा। यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, दिस इज 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर विच इज 16। तो देखिएगा, राइट, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 78.4 मीटर, इस तरीके से। यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 78.4 मीटर की। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो पहली वाली बूंद है, इसने जो ये डिस्टेंस एस कवर करी है, दिस इज ऑब्वियसली योर 78.4 मीटर दिस डिस्टेंस माइनस 34.3 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं, राइट, सॉरी, तो ये हमारा, इसको S2 बोल लो आप, है ना, दूसरी वाली बूंद के लिए इसको हम लोग S2 बोल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली योर
S4 माइनस 34.3 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 78.4 माइनस 34.3 इज इक्वल टू 44.1 मीटर, राइट। तो अब हम लोग, ठीक है ना, ये कह पा रहे हैं कि दूसरी वाली जो बूंद है इसने 44.1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, राइट। इसने हमारा डिस्टेंस जितना कवर किया है वो हमने बता दिया है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये देखा कि पहली वाली बूंद के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई कर दिया। इसके लिए तो हमें टाइम पता था, लेकिन इसके लिए हमें ये नहीं पता कि इसने ये 44.1 मीटर कितने टाइम में कवर किया। तो इसी इक्वेशन का यूज करते हुए, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस सेकंड वाली बूंद के ऊपर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पर हम लोग इसका टाइम निकाल सकते हैं। और ऑब्वियसली इनके बीच का जो टाइम रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा, इसने पहली वाली बूंद ने जो टाइम लिया और ये दूसरी वाली बूंद ने जो टाइम लिया, तो T1 माइनस T2 कर दोगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये इन दोनों के बीच का जो टाइम है या फिर किस रेट से ये बूंदें हमारी निकल रही है। सो वी कैन से S2 हमारा कितना आया 44.1 इज इक्वल टू हाफ जी T2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा T2 स्क्वायर होगा, ये 2 को इधर भेज दो और G को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 44.1 डिवाइडेड विथ 9.8। दस वी कैन से कि T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 44.1 डिवाइडेड विथ 9.8, इस तरीके से। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, 2 इंटू 44.1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 9.8 करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा, ये 9.8 को आप 2 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4.9। ये 44.1 है और ये नीचे में 4.9, तो डेसिमल हम लोग दोनों को हटा सकते हैं। तो देखिएगा ये कितना आ जाएगा, इट इज़ योर 441 डिवाइडेड विथ 49। तो 441 को 49 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9, एंड दिस इज वी नो कि ये हमारा 3 सेकेंड हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये दो बूंदों के बीच में टाइम चाहिए, दस वी कैन से इट इज इक्वल टू T1 माइनस T2, जो पहली बूंद ने टाइम लिया है माइनस जो दूसरी बूंद ने टाइम लिया है यहाँ पर। तो दिस इज योर 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड। दस वी कैन से कि रेट ऑफ फॉल इज इक्वल टू 1 ड्रॉप पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि हर एक ड्रॉप जो निकलने में यहाँ पर टाइम ले रहा है वो 1 सेकेंड का टाइम ले रही है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, दिस इज ऑप्शन सी विच इज 1 ड्रॉप पर सेकेंड, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा अगला सवाल हमें दिया गया है कि ए स्कूटर एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम T1 एट कांस्टेंट रेट ऑफ A1 and then retards at constant rate A2 for time T2 and comes to rest। एक स्कूटर है जो कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 बता रखी है, और ये T1 टाइम के लिए ये हमारा एक कांस्टेंट रेट A1 से एक्सेलरेट कर रहा है, और T1 टाइम होने के बाद में फिर ये A2 रेट से डी एक्सेलरेट करना शुरू होगा T2 टाइम तक, और फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें पूछा गया है कि द करेक्ट वैल्यू ऑफ T1 बाई T2 विल बी। तो T1 बाई T2 की हमारी सही वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिचुएशन को इस तरह से डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा जो स्कूटर वाला पर्सन है, लेट अस से इसने ए पॉइंट यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट किया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर हमें 0 बता रखी है। ये इनिशियल वेलोसिटी दिस इज u इज इक्वल टू 0 हमें बताया गया, और इसने यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A1, और ये T1 टाइम के लिए इस तरह से एक्सेलरेट करता है जब ये फाइनली हमारे यहाँ पर लेट अस से B पॉइंट पे पहुँचता है। तो ऑब्वियसली इसने एक्सेलरेट किया है, तो एक्सेलरेट करते करते इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते इसकी एक वेलोसिटी हो जाएगी, और वो वेलोसिटी जो है इसकी मान लो कि V1 है। B पॉइंट के बाद से इसने डी एक्सेलरेट या फिर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन A2, और इस दौरान पर इसने T2 टाइम तक ट्रेवल किया ताकि फाइनली
इसकी वेलोसिटी 0 हो सके या फिर ये रुक सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें T1 और T2 का रेशियो चाहिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ए से लेके बी तक अप्लाई करें तो वी कैन से कि V1 इज इक्वल टू U प्लस A1 T1। इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट से स्टार्ट किया तो यानी कि 0 है, इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा A1 T1। एंड लेट अस से इसको हम लोग हमारी पहली इक्वेशन कंसिडर करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग B से लेके C तक हमारी फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो वी कैन से कि V2 इज इक्वल टू V1। अब देखिएगा एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको -A2 बोलेंगे इंटू T2। फाइनली ये स्कूटर हमारा रेस्ट पे आ गया है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0, राइट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो V1 की वैल्यू आ रही है इट इज इक्वल टू A2 इंटू T2। यहाँ से V1 की वैल्यू हमारी A1 T1 और यहाँ से V1 की वैल्यू हमारी A2 T2 आई है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को या तो डिवाइड कर लीजिएगा या फिर इक्वेट कर लीजिएगा। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आवर A1 T1 इज इक्वल टू A2 T2 है। एंड फाइनली फ्रॉम दिस इक्वेशन देखिएगा T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 आ जाएगा। सो वी कैन से कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू A2 अपॉन में ये हमारा A1 हमें मिल रहा है, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज A2 अपॉन में A1। ये हमारा टाइम पीरियड का रेशियो हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन इट क्रॉसेज ए पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप, अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 25 मीटर बिलो द टॉप। तो दिया गया है कि एक स्टोन है, ठीक है, जिसको हमने बिल्डिंग की टॉप से गिराया है और जब ये स्टोन हमारा 5 मीटर ऊपर से 5 मीटर आपका क्रॉस करता है तो एक दूसरे स्टोन को गिराया जाता है 25 मीटर की दूरी पर, राइट। तो लेट अस से इसको हम लोग हमारे एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। तो मान लीजिएगा ये इस तरीके से हमारी बिल्डिंग है, राइट, ग्राउंड पे ये इस तरीके से ये हमारी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर ये ग्राउंड पर, और यहाँ से हमने क्या किया है कि एक बॉल है, इसको यहाँ से छोड़ा है। लेट अस से कि ये हमारा ए पॉइंट है और यहाँ से जब छोड़ा है तो यहाँ से छूटते छूटते जब वो ऊपर से 5 मीटर की हाइट पर होगी, ऊपर से कितना 5 मीटर की हाइट पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है हमारी, ये हमारी 5 मीटर की। तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंच रही है तो इस दौरान पर जब ये 5 मीटर पे पहुंच जाएगी तो इस दौरान पर ऊपर से 25 मीटर की दूरी पर एक दूसरी बॉल को यहां से छोड़ा गया है, राइट। उसी दौरान पर जब ये 5 मीटर नीचे आ जाएगी तो फिर ऊपर से हमारे पास में 25 मीटर, ऊपर से 25 मीटर पे एक दूसरी बॉल यहां से उसको छोड़ा गया और इस पूरे बिल्डिंग की हाइट हमारी, ठीक है ना, ये कुछ h कंसिडर कर लो। बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों स्टोन जब नीचे पहुंचते हैं तो दोनों ही एक ही टाइम पर एक साथ पहुंचते हैं। ये पहला वाला स्टोन और ये हमारा दूसरा वाला स्टोन जब ये ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं तो दोनों ने सेम अमाउंट का, ठीक है ना, ये टाइम लिया या फिर दोनों जो है साथ में पहुंच रहे हैं, दोनों आपके सेम लेवल पे रहेंगे ऐसे। दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, तो हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो हमें बताना है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस से कि ये जो पहला वाला स्टोन है, ये जो पहला वाला स्टोन है इसने यहां पर जब 5 मीटर नीचे पहुंचा, लेट अस से इसने कुछ T1 टाइम लिया
और बाद में, ठीक है ना, जब हमारा ये दूसरे वाले स्टोन को यहाँ पर छोड़ा गया, ठीक है ना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में मान लो इसने ये T2 टाइम लिया, ये हमारा कुछ ये T2 टाइम लिया, राइट। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि इस स्टोन ने, ए वाले स्टोन ने 5 मीटर नीचे पहुँचने में कितना टाइम लिया। तो इसको हम लोग हमारी सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू यू T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल ये कितनी है हमारी, 5 मीटर, इज इक्वल टू, ये देखिएगा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हमारी 0 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इट इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू हमारी 10 है इनटू ये T1 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये 10 जो है 5 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा और ये 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि T1 स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी और वी कैन से कि T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि ये जो बी स्टोन है, ठीक है ना, इसको ए स्टोन के 1 सेकेंड बाद में छोड़ा गया, राइट। तो अब जब ये ए स्टोन यहाँ पर 5 मीटर नीचे पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी हम लोग पता कर लेते हैं, राइट। लेट अस से कि ये जो हमारी वेलोसिटी है इसको हम लोग वी ए से बोल लेते हैं। तो वी ए कैसे निकालेंगे, हमें अब ये टाइम तो मिल गया है कि 1 सेकेंड का है, तो हम लोग इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और a के लिए हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू यू ए प्लस ये हमारा जी टी, और इनिशियली सिंपली इसको ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे 0 है, तो वी कैन से इट इज इक्वल टू 10 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बी ने यहां से फॉल करना शुरू हुआ तो बी को जो है ए जो है वो कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ये 20 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग बी के रेस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट देखें, जब ये नीचे पहुंचे हैं तो दोनों ने साथ में, ठीक है ना, फॉल किया है ग्राउंड पे, तो बी की नज़र से ए ने जो है वो अपनी तरफ आते हुए 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अगर हम लोग बी के रेस्पेक्ट में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, देन वी कैन से कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इनटू T2, राइट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये ऑब्वियसली बी भी उतना ही टाइम ले रहा है T2, और ये भी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में ये हमारा T2 ले रहा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर। तो नीचे वाली डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी की नज़र से देखा जाए तो ए जो है वो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इज इक्वल टू रिलेटिव मोशन के हिसाब से इसको एक्सपांड कर देते हैं, दैट इज यू ए माइनस यू बी इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू T2 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों ही पार्टिकल्स जो है वो हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, राइट। दोनों के ऊपर में सेम एक्सेलरेशन लग रहा है विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी इसके ऊपर में भी जी है और ये भी हमारा जी है, तो जी माइनस जी यानी कि 0 हो गया, तो ये टर्म्स हमारा ऑल टुगेदर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो यानी कि ये हमारा यही वाला टर्म बचेगा। तो देखिएगा अब जब ये यहाँ पर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा तो इसके लिए बी के लिए ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि कितनी आई हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड, और बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो हम लोग यू ए क्या पुट करेंगे, ये रहेगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो वी कैन से कि इट विल बी 20 इज इक्वल टू 10 माइनस 0 इंटू टी, ये हमारा ऑब्वियसली 0 हो गया। 10 फ्रॉम हियर ये तो हमारा 10 हो जाएगा, हम लोग क्या कह सकते हैं
कि T2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ पर ए ने पूरा फॉल होने में जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, T1 प्लस T2 का टाइम लिया है, राइट। सो वी कैन से कि टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T1 हमारा 1 आया है और T2 हमारा 2 है, देयरफॉर ये हो गया हमारा 3 सेकेंड। और अब अगर हमें इस बिल्डिंग की टोटल हाइट बतानी है तो हमको ये पता है कि ए वाला जो स्टोन है इसने टोटल हमारा 3 सेकेंड का टाइम लिया है पूरी इस बिल्डिंग को कवर करने के लिए। तो ए पार्टिकल के लिए, ये ए स्टोन के लिए, राइट, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दीजिएगा तो इससे हमारे पास में ये हाइट आ जाएगी, क्योंकि ए स्टोन ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये उतना ही किया है जितना इस बिल्डिंग की हाइट है। सो वी कैन से कि H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो यहां पर स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है तो हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू हाफ जी हमारा 10 है इंटू टी हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पर देखिएगा 10 हमारा 2 से 5 टाइम्स जाएगा और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो यानी ये बन जाएगा 5 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 45 मीटर। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है इट इज ऑफ 45 मीटर। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। सवाल में मेंशन गया है कि एन इंजन ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v। एक इंजन है, ठीक है ना, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक सिग्नल पोस्ट को वो u स्पीड से क्रॉस करता है और इस ट्रेन का जो लास्ट कंपार्टमेंट है, जो लास्ट डब्बा है, वो इस सिग्नल पोस्ट को v स्पीड से क्रॉस करता है। फिर कहा गया है कि द वेलोसिटी विथ विच मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेज द सिग्नल पोस्ट इज। तो इस ट्रेन का जो बीचों बीच वाला आपका पॉइंट है वो हमारे इस सिग्नल पोस्ट को किस स्पीड से क्रॉस करेगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिचुएशन को इस तरह से डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिएगा कि ये हमारी ट्रेन है और ये हमारा जो सिग्नल पोस्ट है, तो सबसे पहले इस ट्रेन के इंजन ने इसको u स्पीड से क्रॉस किया एंड लेट अस से कि इस ट्रेन की जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये हमारी कुछ l है। और जब ये ट्रेन ने इस सिग्नल को क्रॉस कर लिया तो हमारा जो लास्ट कंपार्टमेंट है, जो हमारा लास्ट कंपार्टमेंट है, इसकी स्पीड मान लो ये v कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस पूरी ट्रेन का जो बीचों बीच वाला पॉइंट है वो इस सिग्नल पोस्ट को किस स्पीड से क्रॉस करेगा। सो लेट अस से कि इसकी स्पीड हमारी vm है और ये vm कितना है यही हमें बताना है, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस ट्रेन की फाइनल स्पीड कितनी हो गई है आखिरी वाले पॉइंट की, ठीक है ना, v हो गई है। इनिशियल पॉइंट जब ये हमारा सिग्नल पोस्ट को क्रॉस किया ये कितनी थी u, और इस दौरान पर ट्रेन ने जो है, ठीक है ना, या फिर यूं कंसिडर कर लो ये वाला पॉइंट की जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब इसने पूरा क्रॉस कर लिया, इसने l लेंथ क्रॉस कर लिया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई है v, राइट। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए जब आपका ये यहाँ पर था और ये फाइनली जब आपका यहाँ पर था, इसके लिए ठीक है डिस्टेंस कवर्ड कितनी थी, l थी। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं ताकि इस ट्रेन का हमें एक्सेलरेशन मिल सके। सो वी कैन से फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा ट्रेन की लेंथ के बराबर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि 2al इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और
वी कैन से कि a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड विथ ये हमारा 2l आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर है जो बीचों बीच वाले पॉइंट की बात करें तो इस ट्रेन का जो बीचों बीच वाला पॉइंट है ये वाला, जो ट्रेन जब यहाँ पर सिग्नल पोस्ट को जस्ट क्रॉस करी तो इसकी भी स्पीड कितनी थी u, और जब यहाँ पर ये सिग्नल पोस्ट को ये बीचों बीच वाला पॉइंट क्रॉस करेगा तो इसकी स्पीड हमारी है vm। तो इसके लिए भी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो इस मिडल वाले पॉइंट ने सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर कितनी डिस्टेंस कवर करी है, l/2 की डिस्टेंस कवर करी। सो हियर इन दिस केस वी कैन से आवर vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि ये हमारी l/2 है, इज इक्वल टू ये हमारा u स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी है जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2l इंटू दिस l/2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये l से l को कैंसिल आउट करो, ये 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी बन जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका आप एलसीएम ले लो, है ना, तो ये 2 इधर आपका 2u स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एज इट इज इक्वल टू 2u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस 2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा vm स्क्वायर है 10, वी कैन से vm इज इक्वल टू दोनों साइड का अंडर रूट ले लें तो ये बन जाएगा हमारा vm इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2, इस तरीके से। और इसको अब हम लोग हमारे ऑप्शन में देखते हैं, है ना, तो ऑप्शन में हमें हमारा ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर ऑब्जर्व हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फिर ये स्टूडेंट्स हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है कि ए हेलीकॉप्टर राइजेज फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। एक हेलीकॉप्टर जो है वो ग्राउंड से रेस्ट वाली पोजीशन से सीधा वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g। ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ h। तो जब ये हेलीकॉप्टर हमारा h हाइट पे पहुंच जाता है तो उस दौरान पर इस हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट गिरता है। द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू राइज द ग्राउंड इज क्लोज टू। तो इस पैकेट को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, करीब करीब ये हमें बताना है, और g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स हमारी इस सिचुएशन को इस तरह से डायग्राम से देखते हैं। तो ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है ना, इसने ग्राउंड से जो है मान लो इस हाइट पर कुछ पहुंचा है, जिस दौरान पर यहाँ से एक फूड पैकेट को सिंपली छोड़ दिया गया है। और ये जो हेलीकॉप्टर है हमारा, ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है ये ऊपर की तरफ है ना, जब आपका फूड पैकेट को साथ में कैरी कर रहा था और जब बाद में छोड़ा गया तो ये लगातार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है जी के। तो जब हम लोग यहाँ पर इस फूड पैकेट को छोड़ देंगे तो अब ये हेलीकॉप्टर वाले एक्सेलरेशन से दूर हो जाएगा, और अब ये वाला जो फूड पैकेट है वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के इफेक्ट में आ जाएगा, दैट इज जी। ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये जी ऊपर की तरफ है लेकिन ये जी हमारा नीचे की तरफ है। तो ऐसा तो है नहीं कि फूड पैकेट हमारा तुरंत ही नीचे जाना शुरू कर देगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फूड पैकेट ने, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वो एक स्पीड को अटेन कर रहा था। तो मान लीजिएगा जिस दौरान पर ये हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट अलग हुआ उस दौरान पर इसकी स्पीड कुछ हम लोग u मान लेते हैं। तो फूड पैकेट जो है अब
ऊपर जाता जाएगा और इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ऊपर जाता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और उसके बाद में, ठीक है ना, उसके बाद में ये फूड पैकेट जो है हमारा नीचे आना शुरू कर देगा और फाइनली ये यहाँ पर वापस ये ग्राउंड को हिट कर देगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे फूड पैकेट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरी डायरेक्शन को हमारी नेगेटिव डायरेक्शन ले लेंगे। तो ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन आप नेगेटिव मान लीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज कही जा सकती है कि फूड पैकेट को जब छोड़ा गया और फाइनली जब ये नीचे पहुंचा तो इसने ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है ना, ये हमारा जितना हेलीकॉप्टर ने हाइट अटेन करी उतना ही इसने डिस्प्लेसमेंट किया। और हमें दिया गया है कि हेलीकॉप्टर ने जो है वो हमारी कुछ h हाइट अटेन करी। तो ये फूड पैकेट भी जो है हमारा अल्टीमेटली h हाइट से नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेगा। नीचे वाली डायरेक्शन हमने नेगेटिव ले रखी है, तो ये फूड पैकेट जो है -h से डिस्प्लेस करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये फूड पैकेट जो है वो नीचे कितने टाइम में पहुंचेगा। तो यहां पर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, विच इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमने नीचे वाले डायरेक्शन नेगेटिव बताई है तो ये हमारा -h हो जाएगा, राइट। और अब एक और चीज ये समझिएगा कि फूड पैकेट ने यहाँ पर 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया और g एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा था, है ना। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड जो है वो √2gh हो जाएगी। और यही हम लोग इस पॉइंट पर फूड पैकेट के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी u बता रहे हैं। तो u की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इट इज योर √2gh। तो इसको हम लोग यहाँ पर √2gh पुट करेंगे। अगर ये एक्सेलरेशन कुछ और होता तो ये यहाँ पर हम लोग ये a की वैल्यू पुट कर लेते, इनटू टाइम टेकन, ठीक है ना, जितना टाइम में ये फॉल हो रहा है। नीचे वाली डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है तो ये एक्सेलरेशन हमारा ये अब -g हो जाएगा। सो इट इज योर हाफ -g इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें टाइम के फॉर्म में क्वाड्रेटिक दिख रही है जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 है। तो पूरी इक्वेशन को हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को इधर लेफ्ट की तरफ ले आओ। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एज हाफ g टी स्क्वायर माइनस √2gh इंटू टाइम t -h इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी, ठीक है, यहाँ पर टाइम की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म के इसके साथ कंपेयर करें, विच इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग ये हाफ g बता सकते हैं, b की वैल्यू -√2gh बता सकते हैं और c की वैल्यू हम लोग -h कह सकते हैं। तो हियर वी कैन से कि a इज इक्वल टू ये g/2 हो गया, b की जो वैल्यू है -√2gh हो गई और c की वैल्यू हमारी -h के बराबर हो गई, इस तरीके से। तो अब हम लोग, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के लिए वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो t की वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज योर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। a b और c की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हम लोग इनको पुट कर देंगे फिर। तो वी कैन से कि फॉर t इट इज -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में ये 2a, इस तरीके से। अब जैसे जैसे हमने इनकी वैल्यूज ऑब्टेन करी है वैसे वैसे पुट करते जाइए। तो माइनस में b की वैल्यू हमने क्या देखी, -√2gh, बस इसको यहाँ पुट कर दो, माइनस फिर से ये -√2gh प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में b², तो b है हमारे पास में -√2gh, इसका स्क्वायर करना है, -4 इंटू ac। तो a हमारा यहाँ पर कितना है, g/2, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाइड में g/2 इंटू,
ठीक है ना, इनटू सी है, और सी हमारा क्या है -h, तो ये करिएगा -h, ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है। अपॉन में क्या करना है हमें, अपॉन में 2a करना है, तो 2 इंटू ए हमारा कितना है g/2 है, तो पुट करिएगा इसको, दिस इज योर g/2। तो यहाँ पर ये 2 से सबसे पहले ये 2 को काट दो, और ऊपर वाला टर्म अब हम लोग देखते हैं, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा √2gh प्लस माइनस रूट में ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2gh, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर ये देखिएगा ये 4 2 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा s प्लस 2gh, ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है, होल डिवाइडेड विथ ये हमारा g हमें यहाँ से मिल गया था, इज इक्वल्स टू ये हमारा √2gh प्लस माइनस अंडर रूट में ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4gh होल डिवाइडेड विथ g इज इक्वल्स टू। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी टाइम को लेके बात हो रही है, टाइम हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ही कंसिडर करिएगा, तो ये आ जाएगा √2gh, इन दोनों में से फिर हम लोग कॉमन ले सकते हैं ये √2gh, इसको माइनस को भूल जाइएगा, तो √2gh इन दोनों टर्म से अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास में पहला टर्म पूरा ही कॉमन हो गया, तो 1 आ गया, और इसको उसमें यहाँ पर ये टर्म कितना आएगा हमारा √2 आएगा, होल डिवाइडेड विथ ये g आ गया, इज इक्वल्स टू राइट। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिए कैसे है, √2gh अपॉन में हमारा g है, इस g को अगर हम लोग अंडर रूट में ले लें तो ये कैसे हो जाएगा, इट इज योर √2gh अपॉन में g², इस तरह से एक g से g कट गया तो यानी कि क्या बन जाएगा √2h/g, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एस √2h/g इंटू 1 + √2 इज इक्वल्स टू। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ये √2 वाला टर्म अंदर में इसके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, इट इज √2 प्लस √2 इंटू √2, ये हमारा 2 हो गया, इंटू ये टर्म हमारा बच रहा है √h/g, इस तरीके से इज इक्वल्स टू √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.4 प्लस 2 इंटू √h/g 1.4 प्लस 2 यानी कि ये आ गया हमारा 3.4 अंडर रूट ऑफ h/g, इस तरीके से। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो हम लोग हमारा ऑप्शन डी को यही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, राइट। चलिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, अगले वाले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा हमें क्या दिया गया है कि 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meter high with initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second respectively. So which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to the first? तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि 2 स्टोन को हमने एक साथ फेंका है एक क्लिफ से, ठीक है ना, जो कि 240 मीटर हाई है ग्राउंड से। पहले को हमने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और दूसरे को हमने 40 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से फेंका। तो नीचे जो हमें ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है ना, उन ग्राफ में से जो हमारी बेसिकली रिलेटिव पोजीशन उनके आपस के बीच की, राइट, और टाइम के साथ में क्या उनके आपस में रिलेशन होगी ये हमें बताना है। और कहा गया है कि assume stones do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance, take g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मानिएगा कि स्टोन जब जमीन पे पहुंच रहा है, कोई भी पहला या दूसरा स्टोन जब हमारे जमीन पे पहुंच रहा है तो ये वापस बाउंस बैक नहीं कर रहा है, वो वहीं जमीन पे जमा रह रहा है, और यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को भी आपको निगलेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर उनकी रिलेटिव पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बताना है।
तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी सिचुएशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर लेट अस से कि ये हमारा ग्राउंड था और इस ग्राउंड पर एक बिल्डिंग या फिर कोई हाइट की क्लिफ है। तो इस बिल्डिंग को हम लोग बना लेते हैं ये कुछ ऐसे। इस बिल्डिंग की हमें हाइट भी बता रखी है। इस बिल्डिंग की हमें कितनी हाइट बता रखी है? इस बिल्डिंग की हमें 240 मीटर हाई है ये बिल्डिंग, ऐसे बता रखा है। और इस क्लिफ से दो बॉल्स को सेम टाइम पर एक साथ फेंका गया है ऊपर की तरफ। लेकिन पहली वाली जो बॉल है, पहली वाली जो बॉल है उसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया और दूसरी वाली जो बॉल है उसको उसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। तो ऑब्वियसली इनकी जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी, है ना, ये ऐसे ऊपर जाते हुए वापस ये नीचे ग्राउंड को ऐसे हिट करेंगे और ये भी हमारा ऐसे ऊपर जाते हुए वापस ये ग्राउंड को ऐसे हिट करेगा, राइट। तो यहां पर हमें इनकी रिलेटिव पोजीशन पूछी जा रही है। तो यहां पर हम लोग रिलेटिवली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रिलेटिवली अगर हम लोग इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, क्योंकि हमें पोजीशन और टाइम के बीच में ये ग्राफ बताना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्टिकली वर्टिकल पोजीशन ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल इनटू टी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली सिचुएशन हम लोग तब तक पहले अप्लाई कर लेते हैं, दो पार्ट में इसको अप्लाई कर लेते हैं। पहले तो जब हमारा पहला वाला स्टोन जो है वो ग्राउंड को हिट कर देगा और दूसरे केस में, ठीक है ना, वो रिमेनिंग वाला जो स्टोन है वो अब ग्राउंड को हिट करेगा। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जब दोनों ही स्टोन हवा में हैं तो उनके बीच का रिलेटिव पोजीशन टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे जब दोनों पार्टिकल्स ही हमारे हवा में हैं। तो रिलेटिव मोशन के हिसाब से, ठीक है ना, हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज योर y2 माइनस y1, दैट इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा पहला वाला और ये दूसरा वाला। सो हियर वी कैन से इसको एक्सपांड करते हैं रिलेटिवली। तो दिस इज u2 माइनस u1 इंटू टी प्लस हाफ a2 माइनस a1 इंटू टी स्क्वायर। अब जब ये दोनों ही स्टोन्स हवा में हैं तो दोनों के ऊपर में ऑब्वियसली सेम एक्सेलरेशन ही लग रहा होगा, विच इज आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो वी कैन से कि जब तक हमारा पहला स्टोन अंटिल द फर्स्ट स्टोन रीचेज द ग्राउंड, ठीक है, जब तक हमारा पहला स्टोन ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाता उस दौरान तक यहाँ पर इस इक्वेशन में जो हमें ये a2 और a1 दिख रहा है दोनों ही सेम रहेंगे और ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि a2 माइनस a1 जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये y2 माइनस y1 के बारे में क्या कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट, यानी कि इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो टाइम के ऊपर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इन सभी ग्राफ में ये स्टार्टिंग में हमें ये लीनियर बता रखा है कि यानी कि इस पार्ट तक तो ये सभी ग्राफ हमारे सही है। अब हमें देखना ये होगा कि जब पहला वाला स्टोन ग्राउंड को हिट कर देगा तो उनकी फिर स्टोन की आपस में रिलेटिव पोजीशन किस प्रकार चेंज होगी, राइट। तो जब ये पहला वाला स्टोन ग्राउंड को हिट कर देगा तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन फिर जीरो हो जाएगा और दूसरे वाले का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर रहेगा। सो नाउ वी कैन से कि व्हेन द फर्स्ट स्टोन reaches the ground,
जब हमारा पहला वाला स्टोन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो A1 हमारा 0 हो जाएगा। और यही इक्वेशन आपस की जो रिलेटिव इक्वेशन है दैट इज y2 माइनस y1, ये क्या हो जाएगी हमारी u2 माइनस u1 t माइनस हाफ g टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर A1 तो हमारा 0 हो गया और A2 हमारा g हो गया। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर टाइम की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये हमारी हाईएस्ट पावर 2 वाली इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप हमारा पैराबोला होता है। और यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म है, इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो पैराबोला वाला शेप तो होगा, लेकिन ये पैराबोला का जो शेप होगा या फिर पैराबोला जो होगा वो हमारा नीचे की तरफ ओपन होगा। दैट इज पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स। पैराबोला जो है हमारा नीचे की तरफ खुल रहा होगा। तो इसी को अब हमें ग्राफ में ऑब्जर्व करना है। तो देखिएगा ए बी और सी डी इन ग्राफ को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये तो लीनियर है, खत्म हो गया ये ऑप्शन। ये इसके बाद कुछ नहीं बता रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। इसका शेप भी पैराबोला और इसका भी शेप भी पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला ऐसे ऊपर की तरफ खुल रहा है और ये वाला पैराबोला हमारा नीचे की तरफ खुल रहा है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राइट। तो चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, समझते हैं क्या दिया गया है कि फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए स्पीड u। एक h हाइट के टावर से एक पार्टिकल को सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है विथ एन स्पीड ऑफ u। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो इस पार्टिकल को ग्राउंड को हिट करने में जो टोटल टाइम लग रहा है, ये जितना इस पार्टिकल को एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है उसके n टाइम्स के बराबर टाइम लग रहा है। राइट। सो द रिलेशन बिटवीन कैपिटल H विच इज द हाइट ऑफ द टावर, इनिशियल स्पीड ऑफ द थ्रो ऑफ द पार्टिकल और n के बारे में हमें रिलेशन बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी सिचुएशन को डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो कि ये ग्राउंड पर हमारा जो टावर है इसको जो है हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर टावर है और इसकी हाइट हमें बता रखी है विच इज कैपिटल H। ये हमारा कैपिटल H है और इसकी टॉप से हमने एक बॉल को फेंका है विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ u। तो ये जो हमारा पार्टिकल है ना, लगातार ऊपर जाता जाएगा, इसकी स्पीड कम होते जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्वियसली इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और उसके बाद में ये वापस से नीचे आना शुरू कर देगा। ठीक है, कब तक? जब तक ये वापस ग्राउंड को ना हिट कर दे, तो यहाँ पर ग्राउंड को हिट करेगा तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड जो है वो नीचे की तरफ रहेगी। और मान लीजिएगा कि इसने जो ऊपर जाने में टाइम लिया है, ठीक है ना, दिस इज योर टाइम ऑफ एसेंड। ये हमारा टाइम ऑफ एसेंड लेटर से TA से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से, राइट, ये जो मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से, राइट, ये हमारी कुछ ये H कंसिडर कर लो, है ना। तो यहाँ पर जो इसने टोटल टाइम लिया है नीचे ग्राउंड को वापस हिट करने में, ये हमें दे रखा है दिस टोटल टाइम T इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। और क्योंकि यहाँ पर इस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोशन के दौरान पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या करिएगा, एक डायरेक्शन पॉजिटिव और एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिएगा, अब ये देखिएगा
अगर हम लोग टाइम ऑफ एसेंट की बात करें तो टाइम ऑफ एसेंट वी वेरी वेल नो कि इट इज़ गिवन बाई यू बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ जब सेम लेवल पे पहुंचता है, जो कि 2u बाई जी होता है, तो टाइम ऑफ एसेंट हमारा u बाई जी हो जाएगा। अब जब ये बॉल यहाँ से छूटी है और फाइनली ये ग्राउंड को हिट करी है, तो ओवरऑल जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट किया है जितना इस टावर की हाइट है, और नीचे की तरफ इसने डिस्प्लेस किया है, तो ये हमारा -h का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसने टोटल जो टाइम ये है लेटर से इट इज़ कैपिटल टी है। तो हम लोग क्या करते हैं ये यहाँ पर, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेके ये फाइनली आपका जब ग्राउंड को हिट करेगा, इसके लिए हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा -h, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, टोटल टाइम t, एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है तो -g, यानी कि ये हो जाएगा -12g टी स्क्वायर इस तरीके से। सो इट इज -h इज इक्वल टू यू इनटू, ठीक है ना, ये हमारा टोटल टाइम इट इज गिवन बाय n टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट हमारा कितना है u बाई जी है, तो मल्टीप्लाइड में ये u बाई जी हो गया -12g, इधर भी सेम यही लिखिएगा, यानी कि ये हो जाएगा n u बाई जी का इस होल स्क्वायर। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा -h इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा हमारा 2n यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2g, इस तरीके से। ये 2g को इधर -h के साथ मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो ये हो जाएगा -2gh इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिएगा इन दोनों टर्म से हम लोग एन यू स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो एन यू स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा इसमें से 2 - n इस तरीके से, और वी कैन से, है ना, यहाँ पर ये माइनस साइन इधर साइड मल्टीप्लाई कर दो तो वी कैन से कि 2g कैपिटल H इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू n-2 इस तरीके से। तो ये रिलेशन हमें कुल मिला के h n और u के बीच में देखने को मिल रही है, और यही इक्वेशन हमको हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व हो रही है, तो यानी कि सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी इस तरीके से। चलिएगा डी स्टूडेंट्स, अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल समझते हैं कि क्या दिया है। सवाल में दिया गया है कि ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। कोई एक पैराशूट लेके पर्सन 50, ठीक है ना, 50 मीटर की हाइट से जंप कर रहा है, सॉरी हाँ, बोला जा रहा है कि एक पैराशूट लेके पर्सन हमारा जंप कर रहा है, राइट, और जब तक वो 50 मीटर हाइट तक, ठीक है, नीचे आता है तो उस दौरान के ऊपर में उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फिर दिया गया है कि व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डीएसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब वो अपना पैराशूट को ओपन करता है तो ये कुल मिला के फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डीएसेलरेट करता है, यानी कि अब इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा और वो जा नीचे की तरफ रहा है। ही रीचेज द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और जब वो फाइनली ग्राउंड को हिट करता है तो उसकी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड की रहती है। सो आफ्टर व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, तो उसने ओवरऑल कितने हाइट से जंप किया होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा डी स्टूडेंट, हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से, लेट अस से ये जो हमारा पर्सन है इसने ए पॉइंट से जंप किया, और जब ये बी पॉइंट पर आया तो इसने पैराशूट ओपन कर दिया, और हम लोग इसका पूरा का पूरा वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ये यानी कि ये ओवरऑल सीधा सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें ये दिया गया है कि 50 मीटर तक उसने पैराशूट ओपन नहीं किया था और ये विदाउट फ्रिक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो लेट अस से इस दौरान तक h1 इज इक्वल टू 50 मीटर जब ये नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा है, और एयर फ्रिक्शन को हमने यहाँ पर
इग्नोर कर दिया है। फिर बी पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, यानी कि 50 मीटर का जब ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, तब उसने पैराशूट को ओपन कर दिया। तो ऑब्वियसली जब ये ए से लेके बी तक नीचे आ रहा था तो उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली है, राइट। तो इसको हम लोग हमारी वेलोसिटी ये यू बोल लेते हैं। और इसके बाद से जब ये नीचे आ रहा है, फाइनली जब ये सी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो बी से लेके सी तक इसके ऊपर में एक कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि ये रिटार्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन इसके ऊपर की तरफ, जो कि हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एंड लेट अस से बी से लेके सी तक जो इसने हाइट कवर करी है, जो डिस्टेंस कवर करी है, इसको हमारी h2 कंसिडर कर लो। और जब ये फाइनली ग्राउंड पे पहुंचा है तो इसकी जो स्पीड है वो हमें दे रखी है, इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। और हमें ये टोटल हाइट बतानी है ग्राउंड से लेके जब ये इस पर्सन ने जंप किया, राइट। लेट अस से कि ये हमारी टोटल हाइट h है, तो ऑब्वियसली ये टोटल हाइट h ये हमारी h1 प्लस h2 करने से मिलेगा। h1 तो हमें दे रखा है, h2 को निकालना पड़ेगा। तो h2 को निकालने के लिए क्या करें? h2 को निकालने के लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बी से लेके सी तक आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे? कि यहाँ पर फाइनल स्पीड हमें पता है और ये जो इनिशियल स्पीड है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब इसने जंप किया तो u हमारा कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h1 हो जाएगा। तो इनिशियल स्पीड भी हमें एक तरीके से पता है, फाइनल स्पीड भी हमें पता है, राइट। एक्सेलरेशन जो कि हमारा डी एक्सेलरेशन है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें पता है। तो हम लोग ये h2 को निकाल सकते हैं। h2 अगर निकल गया तो टोटल हाइट विच इज h1 प्लस h2 भी निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, b से लेके c तक हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं, जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। क्योंकि अब ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज माइनस 2a/h2, और इसको हमने b से लेके c तक लगाया है। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, ये हमारा v स्क्वायर फाइनल स्पीड, ऑब्वियसली ये हमारी 3 है। और u की बात करें तो u है हमारा रूट 2g/h1 इसका स्क्वायर माइनस 2a/h2, इस तरीके से वैल्यूज पुट करिएगा। अब v हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया हमारा 2g/h1 माइनस 2a/h2, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इज इक्वल टू 2 इंटू जी हमारा 10 है और h1 ये हमें 50 दिया गया है, माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन इस दौरान पे b से लेके c तक 2 है, इंटू हाइट हमारा h2। तो यानी कि ये आ गया हमारा -4h2, इसको आप लेफ्ट की तरफ ले लो और ये 9 को आप राइट की तरफ भेज दो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4h2 इज इक्वल टू, राइट, ये देखिएगा ये 20 इंटू 50 यानी कि 1000 हो जाएगा। तो दिस इज 1000 माइनस 9, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि h2 इज इक्वल टू 991 डिवाइडेड विथ 4, जो कि आ जाएगा हमारा 247.8। तो h2 अब हमारे पास आ गया। तो टोटल हाइट दिस इज कैपिटल H, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू h1 प्लस h2। h1 हमारा 50 है और h2 इज 247.8, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 297.2 मीटर। तो ये हमें ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके करीब की वैल्यू हमें दिख रही है विच इज़ 293। तो ये हमारा 293 तब आएगा जब हम लोग g की वैल्यू 9.8 यूज़ करेंगे, राइट। हमने यहाँ पर क्या है यूज़ करी है, g की वैल्यू 10, अदरवाइज ये हमारा 293 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, समझते हैं क्या दिया गया है। ये बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए हाइट h मीटर। एक h मीटर हाई टावर से एक बॉल को छोड़ा गया है। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने के लिए ये t सेकेंड का टाइम लेती है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन
t/3 सेकेंड। तो t/3 सेकेंड पर हमारी इस बॉल की पोजीशन क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, देखते हैं इसको। देखिएगा, सिचुएशन को सबसे पहले समझते हैं कि हमारी ये एक टावर को बनाएंगे इस ग्राउंड पे। तो यहाँ पर ये हमारा टावर ले लो इस तरीके से। इस टावर की जो टोटल हाइट है, इसको हमारी टोटल हाइट h मीटर बता देंगे। तो ये इस टावर की टोटल हाइट ये h हो गई। अब क्या किया गया है कि इस टावर के टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। लेट अस से कि ये हमारा A पॉइंट से इसको ड्रॉप किया गया है, और ये जो है इस तरीके से आपकी सीधी सीधी नीचे आएगी और फाइनली ये जो ये ग्राउंड को हिट कर देगी। लेकिन ठीक है, ये ए वापस जब ये पूरे ग्राउंड को हिट करेगी तो ये हमारा टोटल टी टाइम ले रही है। लेकिन हमें पूछा गया है कि t/3 टाइम पर ये जो हमारी बॉल है, मान लो कुछ ये यहाँ पर है, ये कितनी ऊपर से नीचे आई या फिर नीचे से आपका कितनी ऊपर हाइट पर है, ये हमें बताना होगा। तो ये ए, ये बी पॉइंट ले लो और ये हमारा सी पॉइंट ले लो। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि ये ऊपर से लेके नीचे तक इसकी जो डिस्टेंस है या फिर हाइट कवर्ड है, इसको हमारी हाइट h1 बोल लो। और ग्राउंड से अगर बात करें, देखिए इट इज B to C, ये हमारा h2 कंसिडर कर लो। तो क्योंकि इसने फ्री फॉल किया है और नीचे पहुंचने में t टाइम लिया है और इस बिल्डिंग की या टावर की हाइट हमारी h है, तो वी कैन से कि टोटल टाइम ऑफ फॉल फ्री फॉल के लिए इट इज √2h/ ये g होता है। तो अगर हम लोग h1 की बात करें तो इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लो। इट इज h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g/t²। इनिशियल स्पीड इसकी ए पॉइंट पर ये हमारे 0 है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको बेसिकली ए और बी पॉइंट पर ये इक्वेशन को अप्लाई किया है। तो ये जो है इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी हाफ जी। इस दौरान पर ए से लेके बी तक इसने कितना टाइम लिया है, t/3 का टाइम लिया है। तो t की वैल्यू हमें पता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा और 9 × 2 हमारा 18 होता है। तो ये आ गया 1/18 इंटू जी, और t का स्क्वायर करना है तो t का स्क्वायर यानी कि ये रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2h/g इस तरीके से। और यहाँ पर ये हमारा g से g चला गया, इस 18 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में h/9 इस तरीके से। तो ऊपर से इसने h/9 डिस्टेंस कवर करी है, तो नीचे से अगर बात करना है तो h माइनस ये आपका h/9 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो h2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में h माइनस h1 विच इज इक्वल टू h माइनस h/9, यानी कि ये हो जाएगा 9h माइनस h डिवाइडेड विथ 9, so it will be 8h/9। और इसको अगर हम लोग हमारे ऑप्शन में ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं द ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ये 8h/9 मीटर की हाइट पर ये हमारा बॉल है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमें क्या दिया गया है कि एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 km/h अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक ऑटोमोबाइल या फिर कार कंसिडर कर लो और वो इनिशियली 60 km/h की स्पीड से जा रही थी, फिर इसने ब्रेक लगाना शुरू किया और वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुकती है। इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, दैट इज 120 km/h, द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। अगर कार अपनी ओरिजिनल स्पीड से दुगनी स्पीड से जा रही होती और फिर ब्रेक लगाती तो ये गाड़ी हमारी कितनी दूरी पर जाके रुकती, ये हमें पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, राइट है। दो केसेस हैं हमारे पास में कुल मिला के। पहला केस ये दिया गया है कि हमारी जो गाड़ी है वो इनिशियली एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h
पर आवर से जा रही थी और फिर इसने ब्रेक लगाना शुरू किया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में डीएसेलेरेट होना शुरू किया ताकि फाइनली इसकी स्पीड 0 हो जाए। और इस प्रोसेस के दौरान पर इसने ये 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। दूसरे केस में इस गाड़ी की जो स्पीड है ये पहली वाले से डबल है, यानी कि इनिशियल स्पीड जो है इसकी थी 120 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने अपोजिट डायरेक्शन में डीएसेलेरेट किया, यानी कि ब्रेक लगाना शुरू किया ताकि इसकी फाइनल स्पीड वापस से 0 हो। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस के दौरान पर अब ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज ये S2 हमारा कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड पता है ना, ये डिस्टेंस हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके ये डीएसेलरेशन निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमारा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको लिख देते हैं -2as। फाइनल स्पीड तो ऑब्वियसली हमारी 0 है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, इसको लेफ्ट की तरफ ले लो, तो 2as इज इक्वल टू ये u स्क्वायर। और फ्रॉम हियर वी कैन से कि दिस s डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 2a। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। हम लोग कह सकते हैं कि जब ब्रेक लगाने पर कोई भी गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इसकी इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब अगर पहले और दूसरे केस के लिए हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि S2 अपॉन में S1 इज इक्वल टू U2 अपॉन में U1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू U2 हमारा कितना है 120 और U1 कितना है 60, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो 120 ये हमारा 60 से 2 टाइम्स जाएगा और 2 का स्क्वायर ये होता है 4। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि सेकेंड केस का लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा S2 ये हमारा 4S1 हो जाएगा। दिस इज 4S1, 4 इंटू S1 हमारा कितना है 20, यानी कि ये आ जाएगा 80 मीटर। तो फ्रॉम दी ऑप्शंस वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 80 मीटर। इस तरीके से चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर अगला सवाल दिया गया है, ए कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाई ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। तो बोला गया है कि एक गाड़ी जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ब्रेक लगाने पर वो 6 मीटर की दूरी ट्रेवल करके रुकती है। इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। अगर यही सेम गाड़ी हमारी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होती तो कितनी मिनिमम डिस्टेंस पे जाके ये रुकती। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये 2 केसेस बन रहे हैं। पहले केस के लिए क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी गाड़ी जो ट्रेवल कर रही थी इट वॉज ट्रेवलिंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर और फिर यहाँ पर गाड़ी पे ब्रेक लगाया गया, यानी कि ये डीएसेलेरेट होना शुरू करी ताकि फाइनल स्पीड जो है इसकी 0 हो जाए। और इस प्रोसेस के दौरान पर इस गाड़ी जो है इसने 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। और केस 2 में अब बोला गया है कि यही गाड़ी अगर हमारी एक इनिशियल स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही होती और फिर इसी प्रकार से ब्रेक लगाए गए होते, यानी कि ये डीएसेलेरेट होती ताकि फाइनल स्पीड इसकी 0 हो जाए, तो आपको बताना है कि ये अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कि S2 कितना होगा ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेते हैं। तो वी कैन से कि फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ गया -2as। फाइनल स्पीड है ना ये हमारी 0 है दोनों के केस में ही, तो -2as को लेफ्ट की तरफ ले लो तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर। और इन जनरल वी कैन से डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 2a,
ये 2 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो वी कैन से कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल स्पीड। दस फॉर केस 1 एंड केस 2 वी कैन से कि S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू, ये हमारा U2 अपॉन में U1 का स्क्वायर, U2 यानी कि इसकी इनिशियल स्पीड दिस इज आवर 100 डिवाइडेड बाय पहले वाले केस में गाड़ी की इनिशियल स्पीड ये हमारी 50 है, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर ये 100 हमारा 50 से 2 टाइम्स जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर, तो दिस इज 4। सो फ्रॉम हियर वी कैन से S2 इज इक्वल टू 4S1 हो गया हमारा, S2 इज इक्वल टू 4S1, और S1 की वैल्यू ये हमारी 6 मीटर है, तो दिस इज 4 इंटू 6 यानी कि ये हो गया हमारा 24 मीटर। सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से हमारा ऑप्शन सी जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमें क्या दिया गया है कि स्पीड्स ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स आर u एंड 4u एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट। 2 सिमिलर गाड़ियों की, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर दौरान पे स्पीड जो है वो u और 4u बताई गई है। द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस एट विच द 2 कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट इज। तो अगर दोनों के ऊपर में सेम टाइम पर ब्रेक लगाया जाए तो ये जो दोनों गाड़ियां टोटल डिस्टेंस कवर करेगी रुकने पे, तो इनकी डिस्टेंसेस का रेशियो कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन ये कुछ इस प्रकार है, राइट। ये पहला केस और ये दूसरा केस। पहले केस में बोला गया है कि ये जो हमारी कार है वो कुछ u स्पीड से जा रही थी, और फिर इसने जो है ब्रेक लगाया, ये इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में डिएसेलरेट होना शुरू करी। और सेम इसी तरह से दूसरी वाली जो कार है, ठीक है ना, इसकी इनिशियल स्पीड हमारी 4u थी और इसने भी ये ब्रेक लगाया यानी कि डीएसेलरेट होना शुरू किया सेम यही एक्सेलरेशन से, ताकि दोनों की स्पीड, फाइनल स्पीड ये हमारी 0 हो। तो इस प्रोसेस में मान लीजिएगा कि हमारी जो पहली वाली कार है इसने कुछ S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और दूसरी वाली कार जो है इसने ये कुछ S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं इन जनरल, तो वी कैन से कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो -2as, यानी कि बेसिकली हमने क्या किया है कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को हमने यहाँ पर ये नेगेटिव माना है इस तरीके से। तो इसीलिए एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में है और ये इनिशियल स्पीड पॉजिटिव में। तो दोनों के लिए फाइनल स्पीड हमारी 0 है और ये -2s को लेफ्ट की तरफ ले लो तो क्या आ जाएगा, ये 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि s दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल टू फाइनली स्टॉप, ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर अपॉन में 2a, और 2 और a कांस्टेंट है तो यानी कि कैसे हो जाएगा ये कि डिस्टेंस ट्रेवल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल स्पीड। तो इसीलिए अगर हम लोग दोनों के लिए, ठीक है ना, ये डिस्टेंसेस का रेशियो लें तो ये हो जाएगा S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू U1 अपॉन में U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू U1 ये हमारा U है और U2 ये हमारा 4U है, U2 ये हमारा 4U है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर ये U से U चला गया तो यानी कि ये आ गया 1/4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/16, तो यानी कि ये हमारा रेशियो हो जाएगा और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रॉम ए बिल्डिंग 2 balls A and B are thrown such that A is thrown upwards and B downwards, both vertically. If VA and VB are their respective velocities on reaching the ground then, तो बोला गया है कि एक बिल्डिंग से 2 बॉल्स को A और ये B, 2 बॉल्स को, एक को सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है और B वाली बॉल को सीधा नीचे की तरफ फेंका गया है।
राइट, दोनों को सेम स्पीड से। और अगर वी ए और वी बी इनकी दोनों की इंडिविजुअली फाइनल स्पीड हो तो वी ए और वी बी के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड ले लें जिसके ऊपर में हमारी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, और ये हमारी बिल्डिंग ले लो। इसकी हाइट कुछ हम लोग h मान लेते हैं, ये कुछ h हाइट की हमारी बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग की टॉप से हमने दो पार्टिकल्स को फेंका है, ये पहला वाला A और एक दूसरा वाला, ठीक है, ये दूसरी वाली बॉल है, ये B वाली। A को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, A को किधर, सीधा सीधा हमने ऊपर की तरफ फेंका है, और B वाली को हमने सीधा सीधा नीचे की तरफ फेंका है, दोनों को सेम स्पीड से फेंका है। तो ये A वाली जो बॉल है वो हाइट पर जैसे जैसे जाएगी इसकी स्पीड कम होते जाएगी, फिर आपके ऊपर से वापस नीचे आना शुरू कर देगी, ये इस तरीके से। और ये फाइनली यहाँ पर ये इसको ग्राउंड को हिट करेगी, एंड ये किस स्पीड से हिट करेगी ये हमें बताया गया है, इट इज़ हिटिंग विद स्पीड ऑफ वी ए। और जो बी वाली बॉल है, राइट, जो हमारी बी वाली बॉल है वो तो हमारी सीधी सीधी ऐसे नीचे आ जाएगी, और फाइनली यहाँ पर जब ये ग्राउंड को हिट कर रही है तो इसकी स्पीड हमें वी बी बोली गई। तो वी ए और वी बी के बीच में क्या रिलेशन है ये हमसे पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो हम लोग कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे वाले डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव ले लें, ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव ले लें तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2gh। तो यहाँ पर ये देखिएगा दोनों की स्पीड हमारी सेम है ना। अगर हम लोग यहाँ पर साइन प्लस और माइनस भी पुट करें तो ये इसका स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होगा। तो इनिशियल स्पीड हमारी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, ये हमारा h दोनों के लिए कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये जो फाइनल स्पीड आएगी हमारे पास में ये तो दोनों के लिए या फिर हर एक के लिए आपका कांस्टेंट रहेगा। तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि दोनों की जो फाइनल स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी या फिर सेम रहेगी। तो इसीलिए फ्रॉम दी ऑप्शंस वी कैन से हमारा ऑप्शन बी जो है इन दोनों को सही प्रकार से रिलेट कर रहा है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया है। इफ ए बॉडी लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बोला गया है कि एक बॉडी जो है, ठीक है ना, जब वो एक वुडन ब्लॉक के अंदर में 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर चली जाती है, तो ये अपनी आधी वेलोसिटी लूज कर देती है। तो पूछा आगे बोला जा रहा है कि तो ये फाइनली हमारी जो बॉडी है, ठीक है ना, इस वुडन ब्लॉक के अंदर में और कितनी ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर हमारी सिचुएशन को ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि मान लीजिएगा कि ये हमारा एक वुडन ब्लॉक है, राइट, इसको बनाते हैं, ये हमारा एक वुडन ब्लॉक है, और यहाँ पर एक ये बुलेट जो है इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये इसके अंदर में, ठीक है ना, मूव कर रही है इनिशियली यू स्पीड से ये ए पॉइंट पर, और ये इस ब्लॉक के अंदर में जा रही है ना, ये इस तरीके से। जब ये 3 सेंटीमीटर से अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, जब ये हमारी 3 सेंटीमीटर से अंदर चली जाएगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जब ये 3 सेंटीमीटर यहाँ चली जाएगी तो इसकी जो स्पीड है इनिशियल स्पीड के मुकाबले ये हमारी आधी हो जाएगी। लेट अस से ये हमारा बी पॉइंट पर आ गई है। तो हमें पूछा जा रहा है कि ये और कितना आगे जाएगी जब ये फाइनली रुक जाएगी, या फिर इसकी फाइनल स्पीड जो है वो हमारी 0 हो जाएगी, एंड लेट अस से दिस टू बी आवर सी पॉइंट। तो हमें ये बी और सी पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए।
तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब ये हमारी बुलेट इसके अंदर में जा रही है तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम हो रही है, तो यानी कि ये एक प्रकार से डीएक्सेलरेट कर रही है, या फिर इसके ऊपर में एक्सेलरेशन इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम लोग ए से लेके बी तक हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, तो हम लोग ए से लेके बी तक या फिर ये वुडन ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में कितना एक्सेलरेशन लगा रही होगी वो हम लोग निकाल पाएंगे, ताकि फिर वापस से बी से लेके सी तक अगर हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो हम लोग बी से लेके सी तक की दूरी को कैलकुलेट कर पाए। सो हियर वी कैन से कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमारा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बोल लेंगे -2as जब हमने इसको ए से बी तक अप्लाई किया है। -2as को लेफ्ट की तरफ ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2as इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड यू स्क्वायर माइनस फाइनल स्पीड हमारी इनिशियल की हाफ हो गई है, तो दिस इज u/2 का स्क्वायर, और वी कैन से इट इज यू स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये u²/4, एलसीएम ले लूँ, है ना, तो ये आ जाएगा 4u² माइनस यू स्क्वायर यानी कि 3u² डिवाइडेड विथ 4। s यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये हमारा 3 सेंटीमीटर हमें बताया गया है, तो इसको पुट कर लें, सो वी कैन से इट इज 2a इंटू 3 इज इक्वल टू दिस 3u²/4। दोनों साइड से ये 3 से 3 को कैंसिल आउट करें, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन इस बॉडी के ऊपर में लग रहा है वुडन ब्लॉक के वजह से, ये हो जाएगा u², और ये 2 को यहाँ पर ले आए तो 2 इंटू 4 यानी कि ये 8 हो जाएगा। तो इतना डीएक्सेलरेशन इसके ऊपर में कंटिन्यूसली लग रहा है। तो अगर अब हम लोग बी से लेके सी तक वापस से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें, दैट इज v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as, लेकिन अब हम लोग बी से लेके सी तक अप्लाई करेंगे तो फाइनली इसकी स्पीड ये हमारी 0 हो गई है, ये हमें बता रखिए, तो फाइनल स्पीड हमारी 0 है। बी यानी कि इनिशियल स्पीड ये हमारी u/2 है, यहाँ पर दिस इज u/2 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, दिस इज u²/8 इंटू s, ठीक है ना, ये s यानी कि बी से लेके सी तक की दूरी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला टर्म इसको लेफ्ट की तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में u², ये देखिएगा ये 8 2 से 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास में u²/4s इज इक्वल टू u²/4, और ये हमारा यहाँ पर u²/4 से u²/4 चला गया, यानी कि ये जो s डिस्टेंस है बी से लेके सी तक ये हमें मिल रही है एज 1 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट। चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है विच इज़ बेस्ड ऑन दी ग्राफ्स। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा है कि इफ़ दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज़ द शेप AMB, है ना, अगर हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो है उसका शेप इस प्रकार से होता है, देन व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इसी से अगर हम लोग हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालें तो उसका शेप किस प्रकार होगा ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी वेरी वेल नो दैट एक्सेलरेशन इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ग्राफ के हिसाब से हम लोग इसको कह सकते हैं दिस इज बेसिकली आवर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। तो अगर हम लोग ए से लेके एम की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्लोप हमारी नेगेटिव है और लेकिन कांस्टेंट है, और फिर अगर हम लोग एम से लेके बी तक जा रहे हैं तो ये हमारी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो इसी चीज़ को पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव लेकिन कांस्टेंट है, तो यानी कि इसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, समझते हैं क्या दिया गया है। द पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सभी की जो रिलेशन है
टाइम के साथ में इंडिविजुअली किस तरीके से है वो हमें ग्राफ से चूज़ करना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो टाइम के साथ ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो बेसिकली क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम चाहे जो भी हो, टाइम चाहे जो भी हो, हमारा एक्सेलरेशन जो है वो नहीं बदलेगा। तो ऐसा केस जहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ तो हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो अगले टर्म पे आ जाते हैं, एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी के लिए बात करते हैं। तो जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, विच इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इसको हम लोग हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, विच इज एम एक्स प्लस सी। तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, तो ऑब्वियसली ये हमारी स्ट्रेट लाइन रहेगी और इसका जो स्लोप है ना, देखिएगा m, इसको हम लोग a बोल सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और स्लोप पॉजिटिव, ये दो केस में हमको देखने को मिल रहा है, राइट। ये हमारा कट गया और ये भी हमारा कट गया, तो यानी कि इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ रहेगा ये बेसिकली कैसा है, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है ना, जिसकी स्लोप हमारी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अब 50-50 पे आ गए हम लोग। तो 50-50 को क्लियर करने के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ भी देखना पड़ेगा। तो पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखा जा सकता है, इट इज x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसको जो है हम लोग हमारी पैराबोला इक्वेशन के साथ कंपेयर कर पा रहे हैं, यानी कि पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ रहेगा ये कैसा रहेगा, एक पैराबोलिक ग्राफ रहेगा, एक पैराबोलिक ग्राफ रहेगा। और यहाँ पर अब देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, लेकिन इसका मतलब इससे काम नहीं चलेगा और सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गई है। तो अगले वाले सवाल पे आएंगे। फिर अगला सवाल देखिएगा, समझते हैं क्या दिया गया है कि द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ग्राफ में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द सेम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसी पार्टिकल के लिए हमारा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ किस तरीके से बनेगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग ये ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जिसका स्लोप ऑब्वियसली ये नेगेटिव है। तो यानी कि इसको हम लोग हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, विच इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें वर्टिकल y में हमारा v है, ठीक है, ये वर्टिकल y हमारा v हो गया, m हमारा स्लोप है। तो स्लोप देखिएगा क्या हो जाएगा, y का चेंज यानी कि 0 माइनस वी नोट अपॉन में x का चेंज विच इज x नॉट माइनस 0। तो स्लोप हो गया हमारा 0 माइनस वी नॉट अपॉन में x नॉट माइनस 0 इंटू एक्स प्लस ये इंटरसेप्ट हमारा ये v नॉट है, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि v इज इक्वल टू ये आ गया माइनस वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर साइड कंटिन्यू कर लेंगे। और हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पता है कि इट इज गिवन बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो वेलोसिटी की ये हमारी इक्वेशन है, सो वी कैन से इट इज v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वाली वैल्यू पुट करिएगा आप वेलोसिटी में, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। तो यहाँ पर इसका हम लोग x के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा v एज इट इज। तो देखिएगा
ये वी नॉट तो कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट ये हमारा कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन x के साथ 1 होता है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब v की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर लिए गए यहाँ पर, तो v की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या है, माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट इंटू दिस वन विच इज माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट, इस तरीके से। तो ये वाला टर्म जो है इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, एंड दिस इज माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एक्स नॉट। तो अगर हम लोग इसको हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ अब कंपेयर करें, ठीक है ना, a और x के लिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए हमारी स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन हमको हमारे ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है, जहाँ पर स्लोप हमारे नेगेटिव है, ठीक है, सॉरी स्लोप हमारी पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट देखिएगा ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो चलें फिर अगले सवाल पे आएँ। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया गया है। सवाल दिया गया है कि ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा फॉर सम टाइम एंड आफ्टर विच इट डीएसेलेरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। एक कार है, ठीक है ना, जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है इनिशियल स्पीड 0 से, और ये एक कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलेरेट हो रही है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद में ये एक कांस्टेंट रेट बीटा से डीएसेलेरेट भी हो रही है ताकि ये फाइनली वापस रेस्ट पे आ सके। इफ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज t सेकेंड्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज। तो इस पूरे मोशन के दौरान पर अगर हमारा टोटल टाइम t लगता है तो हमें बताना है कि इस कार के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस सिचुएशन को थोड़ा ग्राफिकली एनालाइज करें। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वर्टिकल में हमारी वेलोसिटी देख लीजिएगा और हॉरिजॉन्टल में ये टाइम। तो हमें ये दिया है कि पहले जो ये कार है वो अल्फा रेट से एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव है, और इनिशियली ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इंटरसेप्ट इसका 0 है। तो यहाँ पर ये यहाँ तक ये कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलरेट कर रही है और इसके बाद में ये कांस्टेंट रेट बीटा से डी एक्सेलरेट कर रही है ताकि ये फाइनली हमारा रेस्ट पे आ सके। तो यहाँ पर मान लीजिएगा इस प्रोसेस के दौरान पर इसने जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ये वी नॉट अटेन करी है, और इसने t1 टाइम तक मान लीजिएगा अल्फा रेट से एक्सेलरेट किया है। t1 टाइम तक इसने अल्फा रेट से एक्सेलरेट किया है और रिमेनिंग टाइम दैट इज t2 टाइम तक इसने डी एक्सेलरेट किया है बीटा के रेट से, एंड इसकी जो टोटल टाइम है लेट अस से दिस हमारा t है, राइट। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कुल मिला के ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर t1 टाइम के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से दिस इज फाइनल स्पीड वी नॉट, इनिशियल हमारी 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नॉट इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा t1। इनिशियल स्पीड ऑब्वियसली ये हमारी 0 है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो t1 टाइम तक जब ये अल्फा रेट से एक्सेलरेट कर रही थी, जो इसने टाइम लिया, दिस इज योर वी नॉट अपॉन में ये अल्फा हो गया। फिर सेम इसी तरह से ये t2 टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। फाइनल स्पीड कितनी है, 0 है, इनिशियल कितनी है, वी नॉट है, डी एक्सेलरेट हो रही है, तो ये आ गया हमारा माइनस बीटा t2, और इस टर्म को इधर ले लीजिएगा, बीटा t2 इज इक्वल टू वी नॉट, और वी कैन से कि t2 इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में बीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो ये टोटल टाइम लग रहा है दिस t इज इक्वल टू बेसिकली t1 प्लस t2 है। t1 दिस इज आवर वी नॉट अपॉन अल्फा, दिस इज आवर वी नॉट अपॉन अल्फा, प्लस t2 इज आवर वी नॉट अपॉन में बीटा है, इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग वी नॉट को कॉमन ले लेंगे,
तो ये आ जाएगा 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा, इस तरीके से। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि आवर टी विल बिकम, ठीक है ना, ये हमारा वी नोट, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वी नॉट है, वी नॉट यानी कि मैक्सिमम स्पीड, दिस विल बी अल्फा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, इधर भेज दिया, डिवाइड में आ गया। एंड वी नो कि जो हमारी टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कवर्ड होगी, टोटल डिस्टेंस, दिस इज बेसिकली गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रॉम ग्राफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस दिस इज योर टी और हाइट हमारी वी नॉट की है, सो इट इज इक्वल टू हाफ ये टी और वी नॉट ये हमने निकाल लिया, कितना है हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से, राइट। और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा अगला सवाल हमें क्या दिया है, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो एक बाइसाइकिल के लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन किस प्रकार है वो हमें इस ग्राफ के हिसाब से बताई गई है। आगे कहा गया है कि द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द बाइसाइकिल्स मोशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो इस बाइसाइकिल का एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ या फिर रिलेशन किस तरीके से बताई जानी चाहिए वो हमें यहाँ पर ऑप्शन में ग्राफ के हिसाब से चूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, है ना, पोजीशन के हिसाब से वेलोसिटी हमारी लीनियरली इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिएगा m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये देखिएगा 10 से लेके 50 तक और डिस्टेंस हमारे 0 से लेके 200 तक हमारी स्लोप बता लेते हैं। तो सबसे पहले है ना, ये वेलोसिटी का चेंज फाइनल कितना है हमारा 50 माइनस इनिशियल 10 है, डिवाइडेड बाय पोजीशन का चेंज, ये 200 फाइनल है माइनस इनिशियल हमारा 0 है, इनटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट कितना है हमारा, ये 10 का है। सो इट विल बी 50 माइनस 10 यानी कि ये हो गया हमारा 40 डिवाइडेड विथ 200 माइनस 0 यानी कि ये आ गया 200 एक्स प्लस 10। तो यहाँ पर ये एक तो 0 से 0 चला गया, ये 20 हमारा 4 से 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इट विल बी x बाई 5 प्लस 10। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वेलोसिटी और पोजीशन के बीच की रिलेशन मिल गई। हमें तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच की रिलेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि आवर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। तो ये v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, v हमारा क्या है, दिस इज योर x बाई 5 प्लस 10, इस तरीके से। ये v की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, v है हमारे पास में x बाई 5 प्लस 10 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो 10 कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसका 0 हो गया, x बाई 5 तो 1/5 कांस्टेंट बाहर ले लो, x का डिफरेंशियल x के साथ 1 हो गया, यानी कि ये आ गया हमारा 1/5। ये 1/5 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा x
बाई 25 प्लस ये 10/5 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कि एक्सेलरेशन और एक्स के बीच की जो रिलेशन है वो कैसी है, हमारी लीनियर रिलेशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। ये हमारी इक्वेशन हमें मिलनी चाहिए, जिसका इंटरसेप्ट जो है वो हमारा 2 पर है, राइट। ठीक है, और देखें अगर हम लोग, ठीक है, कि अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो देख सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा इसी में x अगर हम लोग 0 पुट करें तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा उसको देख लेते हैं। सो वी कैन से कि एट x इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये x हमारा 0 पुट कर लो तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो वी कैन से कि दिस इज 0 अपॉन में 25 प्लस 2, यानी कि ये आ गया हमारा 2। उसी प्रकार से जब हमारा x 200 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसको देख लेते हैं। दैट इज वी कैन से कि एट x इज इक्वल टू 200 हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स अपॉन 25 है, तो x हमारा 200 है इस बार, डिवाइडेड बाय 25 प्लस 2। तो यहाँ पर ये 200 को 25 a टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 8 प्लस 2 यानी कि ये आ गया हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और इसके बाद में वेलोसिटी हमारी 0 है, यानी कि इसके बाद में एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। सो वी कैन से कि आफ्टर x इज इक्वल टू 200 मीटर हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसके बाद हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसी सिचुएशन को हम लोग हमारे ग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं। ग्राफ में कैसे कि एक्सेलरेशन जो है वो स्टार्टिंग से लेके, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके ये 200 मीटर तक ये हमारा लीनियर चलेगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू 2 से शुरू होके 10 तक जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से लेके 10 तक सभी में जा रही है, लेकिन लीनियर जो है वो ये 2 केस में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। और उसके बाद में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 0 होना चाहिए, तो 0 जो है वो पहले ऑप्शन में ही हो रहा है, यानी कि सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इस तरीके से, राइट। तो चलें फिर आगे बढ़ें, अगले सवाल पे आएँ। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। सवाल कह रहा है कि ए टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एच एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन ए वुडन ब्लॉक इट रिबाउंड्स एंड रीचेज हाइट h/2। एक टेनिस बॉल है जिसको हमने h हाइट से रिलीज किया है आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन ए वुडन फ्लोर, और जब ये नीचे वुडन फ्लोर के ऊपर में फॉल करता है तो ये वापस रिबाउंड करती है और अपनी इनिशियल हाइट की h/2 हाइट पर ये पहुंचती है। द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन में बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय। तो यहाँ पर वेलोसिटी और हाइट के साथ जो इस बॉल की रिलेशन होगी इसके मोशन के दौरान पर, वो हमारे कौन से ग्राफ के अकॉर्डिंग होगी, ये हमें यहाँ पर ऑप्शन से चूज करना है। और बोला गया कि ग्राफ्स आर ड्रॉन स्केमेटिकली एंड आर नॉट अप टू स्केल। तो ग्राफ हमारे रफली बनाए गए हैं, एकदम एक्यूरेटली स्केल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पहले सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे सिचुएशन में दिया गया है कि ये हमारे फ्लोर पे एक बिल्डिंग या फिर कुछ हाइटेड ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म ले लो, जहाँ से हम लोग एक बॉल को गिरा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक कुछ हाइटेड प्लेटफॉर्म ले लो जिसकी इसकी टोटल हाइट जो है ग्राउंड से लेके इसके ऊपर तक जो टोटल हाइट है वो h है, और यहाँ पर इसकी हाइट से हमने एक बॉल को फॉल करा दिया। बॉल को हमने फॉल कराया है तो बॉल हमारी नीचे की तरफ जाएगी, और ऐसे जाते जाते फाइनली ये हमारे वुडन प्लेटफॉर्म को हिट करेगी। तो एक स्पीड के साथ ये इसको हिट करेगी, राइट। ये इस तरीके से ये एक स्पीड के साथ इसको हिट करेगी, और ये यहाँ से जो है वो वापस रिबाउंड कर रही है,
यहाँ से ये वापस से ऊपर की तरफ जंप कर रही है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है वापस। लेकिन अब ये पूरी हाइट तो नहीं कवर कर पाएगी, लेकिन ये अपने पूरे हाइट की आधी हाइट के करीब जा रही है ना। कितना, ये h/2 से, h से आई और वापस जो है ये h/2 हाइट तक ऊपर पहुंची है। दिस इज h/2, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर एक तो काम करिएगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है बॉल की, तो ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और ये नीचे वाले डायरेक्शन आप नेगेटिव बताइएगा। अब यहाँ पर जब ये बॉल हमारी नीचे आ रही है, लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिवली इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और फाइनली जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो इसकी स्पीड हो जाएगी -√2gh। और फिर ये बॉल जब वापस रिबाउंड हुई है तो ये h/2 हाइट तक गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इसकी इनिशियल स्पीड रही होगी वो कितनी हो जाएगी, √2g h/2। तो ये 2 से 2 गया हमारा, तो यानी कि ये कितनी इसकी इनिशियल स्पीड रही होगी, √gh। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इसकी इनिशियल स्पीड है हमारी √gh, राइट। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर देखें, क्योंकि हमें यहाँ पर वेलोसिटी और पोजीशन के हिसाब से ग्राफ बताना है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, दिस इज योर v² = u² + 2as, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि v² और ये s, इनके बीच में एक क्वाड्रेटिक रिलेशन बन रही है। तो इसका जो ग्राफ होगा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से एक पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए। ये हमारा एक पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए। दैट इज वी कैन से कि v² इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो हमने h हाइट से इसको रिलीज किया, तो पैराबोला का ग्राफ देखिएगा, सबसे पहले हमें ये यहाँ पर और ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। ये दो जगह पे हमको देखने को मिल रहा है। तो जब ये आपकी ये नीचे की तरफ आ रही है, इसकी स्पीड आपकी लगातार बढ़ते जा रही है। इनिशियल कितनी थी, 0। इनिशियल देखो यहाँ पर भी 0 है और ये हमारी यहाँ पर भी 0 है। और ये देखिएगा ये इस तरीके से आपकी बढ़ते जा रही है और फाइनली ये हमारी है ना, ये इस तरीके से बढ़ते जाएगी और फिर ये वापस रिबाउंड होगी, है ना। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, √gh। तो ये आपकी इस तरह से ये √gh और ये फाइनली, ठीक है, ये h/2 हाइट तक जाएगी। अब यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखिएगा, समझिएगा, हमने नीचे वाली जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो हमारी कैसे ली है, नेगेटिव। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ये आपका पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ खुलेगा और जब ये वापस ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास में, पैराबोला लगेगा, लेकिन ये इस तरीके से ओपन होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। और ये जो एरो है बेसिकली ये आपकी ऐसे नीचे की तरफ, राइट।